All right. Hi, everyone. Good evening. Hi, Ashutosh. Good evening. Yeah. Hi, Kunal. Good evening. All right. कितने बच्चे आ गए हैं? 50 ही आए हैं. कितना स्ट्रेंथ है इस बैच का? एक बार म्यूट हटा देता हूँ. नहीं, आपकी आवाज नहीं आई. थोड़ा लाउडली बोलो. 80-90 students. 80-90 के आसपास. All right. एंड इसमें लाइक मेडिकल मींस दोनों के स्टूडेंट्स हैं या फिर मेडिकल वाले अलग हो चुके हैं? No sir, दोनों के students. अच्छा, दोनों के हैं. ठीक है. सो मेडिकल के पर्सपेक्टिव से आई होप आप लोग लाइक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर प्रीटी डिफिकल्ट, जो कि मेंस में नहीं आने वाले हैं. ठीक है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवांस दे होल्ड दैट रेलेवेंस. तो आप लोगों को जब अपना रिवीजन करना रहेगा टॉपिक का, तो एक को फिल्टर लगाना. डोंट गेट इनटू टू मच डेप्थ बिकॉज इट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल सिलेबस. ठीक है. ऑल राइट. नाउ लास्ट क्लास से मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड. उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 40. हाँ, तो मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनका मैंने सॉल्यूशंस भी शेयर किया था आपके साथ में. आप वो सॉल्यूशंस देख पाए? Did you get a chance to go through those solutions? Yes sir. ठीक है. सो एक बार वो सॉल्यूशंस देख लेना इन केस आपने क्वेश्चंस ट्राई करे हैं एंड आप कहीं पर अटक गए हो. तो वो सॉल्यूशंस मैंने इसके लिए आप लोगों के साथ में शेयर करे हैं ताकि वी आर एबल टू सेव द क्लास का टाइम. ठीक है. सर हाँ. सर एक डाउट था कि अगर n1 और n2 ऑर्बिट्स है तो n1 और n2 क्या लेना है? मतलब n1 जो पहले जहाँ से जा रहा वो. देखो, अल्टीमेटली टर्म पॉजिटिव आना चाहिए. हाँ. राइट. लैम्डा नेगेटिव तो आ नहीं सकता. हाँ. तो फिर आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? n1 छोटा रहना चाहिए और n2 बड़ा रहना चाहिए. यस. ठीक है. तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि n2 से n1 डी एक्साइटेशन हो रहा होगा. ओके सर, थैंक यू सर. नाउ अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद में बोर्स मॉडल का एक अच्छा वैलिडेशन हमें मिल जाता है, इन द सेंस दैट the results which Niels Bohr presented for a single electron system, that एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है and it can be present in certain allowed orbits and the results associated with those orbits, you get validated through this experiment called as the atomic spectrum. However, there were certain problems, there were certain drawbacks which Bohr's model was facing. And as a consequence,
बोर्स मॉडल को फर्दर मॉडिफाई भी करा गया. So you might come across some term called as Bohr-Sommerfeld model. अगर आप कहीं किसी बुक में किसी रेफरेंस में जाके देख रहे होगे तो आपको शायद ये एक टर्म देखने को मिले, बोर-सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम. एंड इसमें rather than keeping circular orbits of electron, the concept of elliptical orbits was introduced to explain some drawbacks that were present in Bohr's model. Now, the point which I'm trying to make over here is that you don't really need to get into the details of Bohr-Sommerfeld model. आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं. Because of multiple reasons, one would be that Bohr's model के बाद में there were some important discoveries that happened. For example, de Broglie's hypothesis and also another called as Heisenberg's uncertainty principle, जो दो आज हम डिस्कस करेंगे, which completely changed the way in which we understood the structure of atom. And दूसरा reason ये रहेगा that we are not venturing into this Bohr-Sommerfeld model is because ellipse and ellipse में electron का motion समझना is much more difficult than that circular orbit. तो इतनी maths अपने को आती नहीं है that we are able to understand what Bohr-Sommerfeld presented. तो अगर कहीं पर ये नाम आ जाए तो इग्नोर कर देना और आगे बढ़ जाना. ठीक है, डोंट स्पेंड दैट टाइम. स्पेशली सम स्टूडेंट्स, स्पेशली आई हैव सीन, आज नहीं आता है डाउट. ठीक है, आज से 6-8 महीने के बाद में लाइक एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसे ही मतलब शो ऑफ करने के हिसाब से बोलेगा, अरे तूने बोर-सोमरफील्ड मॉडल पढ़ा क्या, अरे तेरे को नहीं पढ़ाया क्या. तो ये सब नॉनसेंस बाद में होते हैं. तो आई वुड वांट यू टू बी comfortable with the fact that we don't want to get into any details associated with Bohr-Sommerfeld model. Rather, our focus would be to explore the two important path-breaking discoveries. One is de Broglie's hypothesis and the other is Heisenberg's uncertainty principle. क्या होगा ये मैं आपको explain करूँगा. But these are two important discoveries, two important outcomes that completely changed how we looked at atom, how we in fact looked at things at small scale. तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी डाउट जगा देने वाली हाइपोथेसिस या आई शुड से स्टेटमेंट्स हैं. ये एक एक करके हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. नोटिस करना, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है आपके सामने. सिमिलर टू डुअल नेचर ऑफ लाइट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो पोजेस बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. ये जो पहला स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में यू माइट फील लाइक व्हाट रबिश. डज दैट मीन दैट मैं जिस क्रिकेट बॉल से खेलता हूं वो क्रिकेट बॉल वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है? बिकॉज दिस इज व्हाट डी ब्रॉगली इज सेइंग, that similar to dual nature of light, moving objects also possess particle nature as well as wave nature. मतलब मेरे सामने जो ट्रेन जा रही होगी, मूविंग ट्रेन एक जा रही है मेरे सामने, तो वो ट्रेन पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों पोजेस कर रही है. So this feels very non-intuitive. This feels absolute rubbish कि ये क्या बोला जा रहा है. And understand that this was the
problem that other scientists at that point in time, ठीक है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आया था अराउंड 1915 के आसपास, ठीक है, 1915 1918, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट उस टाइम के अराउंड डी ब्रॉगली he presented this statement saying that this is how matter is. It has got particle nature as well as wave nature. Now सुनने में बहुत वियर्ड सा लग रहा है, वियर्ड सा, एकदम रबिश सा लग रहा है. सो डी ब्रॉगली सेज दैट, लेट मी इलैबोरेट, मेरी बात पहले पूरी सुनो. ही सेज दैट दिस वेव नेचर which he called as matter wave is applicable at all scale but becomes significant only at a small scale or an atomic scale. Now इसके कहने का मतलब क्या था? What did this statement mean? So D. Broglie said that I understand when I am saying that matter possesses dual nature. तो आपके दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा डाउट आ रहा है, एंड आप सोच रहे हो दैट यू नो हाउ इज दिस, से फॉर एग्जांपल अ टेनिस बॉल, हाउ इज इट पोजेसिंग अ वेव? मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं वेव नेचर होते हुए. एंड प्लीज मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा दैट व्हेन आई से वेव नेचर, don't try to think that the tennis ball is going in a wavy manner. Like ऐसा नहीं है कि ये टेनिस बॉल है और वो टेनिस बॉल को आप इमेजिन कर रहे हो दैट रादर अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है तो आप उसको पार्टिकल बोलो, और अगर वो ऐसे घूमते फिरते मोशन में जा रहा है तो उसको वेव बोलो. ऐसे मत सोचना, ठीक है? दिस इज नॉट द काइंड ऑफ visualization that in fact I have asked you when we were thinking about light. ठीक है, जब लाइट के वेव नेचर के बारे में मैं बात कर रहा था आप लोगों के बारे में, आप लोगों से डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, what was it that made you you know think about light का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर? जब मैंने आपको लाइट का पार्टिकल नेचर इमेजिन करने के लिए बोला था, सो व्हाट इज इट दैट केम टू योर माइंड? आपने कैसा विजुअलाइजेशन सोचना शुरू करा था? बीम ऑफ पार्टिकल्स. कौन नॉनसेंस है हर्ष मेहता. आई विल किक यू आउट ऑफ द क्लास इफ आई गेट एनी मोर डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड. सो व्हेन आई सेड, जब आपको डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में सोचना था तो आपने पार्टिकल नेचर के बारे में कैसा विजुअलाइज करा? ठीक है, आपने विजुअलाइज करा कि मे बी ये एक पार्टिकल है, ठीक है, एंड आपके दिमाग में यही आ रहा बीम. बीम मतलब आपने सोचा ये स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसा ही सोचा होगा, है कि नहीं? अच्छा, और फिर मैंने आपको जब वेव नेचर के बारे में बताया तो आपके दिमाग में क्या विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ? व्हाट इज इट दैट यू थॉट अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट? तब आप सोचते होगे कि यू नो ऐसे, या फिर लाइक ऐसे मैंने ड्रॉ करा तो मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट हुआ, है कि नहीं? कुछ इस तरीके से आपने सोचा. अच्छा, अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना. हम लोगों ने ये विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में क्यों बनाया? ये विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग में कैसे आया? ठीक है,
by taking inspiration, by taking analogy from things around us, right? So जब हम particle के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, so we see particles in front of us moving mostly in a straight line manner. तो हम लोग एक पार्टिकल को उस तरीके से इमेजिन करने लग गए, ठीक है? एक ऐसा डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम, है ना? And that definite shape, size, volume possessing definite speed, definite momentum, ऐसी प्रॉपर्टीज हमने उसकी नोटिस करी और हमने उसको पार्टिकल कहना शुरू करा, ठीक है? वैसे हम लोगों ने नोटिस किया हमारे अराउंड सर्टेन फिनोमेना, लाइक जैसे वाटर पॉन्ड के अंदर, है ना? पॉन्ड के अंदर आपने एक पत्थर डाला और वाटर की वेव्स क्रिएट हुई, है ना? लाइक ऊपर से देखोगे टॉप व्यू से तो ऐसा दिखेगा, ठीक है? मे बी साइड व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? ये वाटर का ऐसे मीन पोजीशन होगा और ये वेव ऐसे फॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए आपके दिमाग में ये विजुअलाइजेशन आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज समथिंग विच वी ऑब्जर्व एट अ लार्ज स्केल, समथिंग जो अपनी आंखों से हम लोग देख पा रहे थे. When I am talking particularly about, say, light, something which we can't really pinpoint and tell कि ये क्या है. हाँ, लाइट की वजह से हमें सब कुछ दिखता है, but what exactly light is something which I can't put a visualization to, and that visualization becomes even more problematic because of the quantum theory of light. Because quantum theory of light ने क्या बोला कि आप ऐसा विजुअलाइजेशन या ऐसा विजुअलाइजेशन जो सोचते हो, ठीक है? द थिंग इज हाउ डू आई अंडरस्टैंड इट और हाउ डू आई एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टैंड इट. तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने हमें बताया दैट in order to understand the nature of light, we actually observe the behavior, we observe how light behaves in different experiments, and based upon that we conclude what nature light will possess. So different experiments जो light के साथ हुए, उसमें से कुछ ऐसे experiments थे जिनमें light का particle nature निकल के आया, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें अगर हम लाइट को फोटोन की तरह, पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ही हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. Then there were certain other experiments, like you remember Young's double slit experiment, जिसमें हम लोग पार्टिकल नेचर से बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. We only are able to explain the observation like interference, which is a wave property, through the wave nature of light only. So कैसा हो रहा है that we are studying light in various experiments which show the nature, or you can say behavior of light, ठीक है? एंड कुछ में हमें उसका पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ में उसका वेव नेचर समझ में आ रहा है.
ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। अब डी ब्रॉगली क्या कह रहा है? डी ब्रॉगली कह रहा है दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो मैटर है हमारे अराउंड, फॉर एग्जाम्पल से टेनिस बॉल also has dual nature, also has particle nature and wave nature. Now अब आपके दिमाग में जब मैं वेव नेचर के बारे में सोचने के लिए बोल रहा हूं, so don't think about tennis ball moving in up or down manner like in this form, तो वो वेव नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस वुड नॉट बी द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है, कि बॉल इस तरीके से ऐसे वेवी मैनर में जा रही है, ऊपर नीचे मैनर में जा रही है, तो हम इसको वेव नेचर ऑफ लाइट ऑफ टेनिस बॉल बोल देंगे। नहीं, अगर मान लो मैं सेम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टेनिस बॉल के साथ कर रहा होता, एंड रादर देन ऑब्जर्विंग 2 पॉइंट्स जहां पे टेनिस बॉल टकराए, अगर मुझे पैटर्न मिलने लग जाता, तो फिर मैं क्या बोलता? दैट टेनिस बॉल इज शोइंग वेव नेचर। बिकॉज रियल लाइफ में तो मुझे टेनिस बॉल का कैसा नेचर शो हो रहा है? टेनिस बॉल का मुझे कैसा नेचर शो होता है रियल लाइफ में? पार्टिकल नेचर। दैट एक टेनिस बॉल और दूसरा टेनिस बॉल आ रहा है और ये कोलाइड करते हैं, ठीक है, कोलिजन होता है इनके बीच में, ठीक है। आई डोंट सी इंटरफेरेंस हैपनिंग, दिस इज समथिंग विच आई डोंट ऑब्जर्व। तो मुझे तो लगेगा कि यू नो टेनिस बॉल का तो पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है ही नहीं, है कि नहीं? एंड दैट इज व्हाट द डाउट दैट द साइंटिफिक कम्युनिटी हैड इन देयर माइंड, कि यू नो कितनी ऑब्वियस सी चीज को डी ब्रॉगली कॉम्प्लिकेट कर रहा है। मतलब टेनिस बॉल है, मैटर है, पार्टिकल नेचर है, उसका वेव नेचर का तो आइडिया कहीं से आता ही नहीं है। But this is where De Broglie says that this wave nature which I am talking about is something which is going to be significant at a small scale. At larger scale, although correct, but is not significant. So people were like कि ठीक है, हम सुन रहे हैं, कुछ और बताओ, बिकॉज अभी तक तो आपकी बात पे विश्वास हो नहीं रहा है। सो डी ब्रॉगली सेड कि ये जो भी स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये मैंने मैथमेटिकली फिगर आउट किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे सपना आया और मैंने यू नो ये सोचा कि लाइट का डुअल नेचर है, तो इसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी डुअल नेचर मैं अपने मन से बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है। डी ब्रॉगली ने बोला that I have done rigorous mathematical analysis, and based on that mathematical analysis I have come up with my argument. अब यहां पर ध्यान से नोटिस करना, when I say mathematical analysis, it was something which was a very complicated, very rigorous mathematical analysis. समटाइम्स कुछ जगह, ठीक है, ऑनलाइन या फिर किसी रेफरेंस में मैंने ऐसे देखा है दैट दे काइंड ऑफ यू नो शो दिस मैथमेटिकल एनालिसिस इन दिस वे। वो कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हम लोग फोटोन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। ये कुछ जगह पे देखने को मिला है, कुछ ऐसे रेफरेंसेस में, बट आई बिलीव दैट इट इज नॉट समथिंग विच इज करेक्ट। ये जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए बोल दिया, ठीक है। दैट इज नॉट द वर्क विच डी ब्रॉगली डिड। डी ब्रॉगली का वर्क वाज समथिंग विच वाज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड रिग्रेस, ठीक है। कुछ जगह पर ऐसे जस्ट फील दिलाने के लिए बोल देते हैं। कैसे? वो बोलते हैं फोटोन के बारे में, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ी अपन ने। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc by lambda. दिस इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट।
है ना। अब इसी के साथ में लोग बोलते हैं दैट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करते हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रोवाइड किया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सुना है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? एल्बर्ट आइंस्टाइन का E इज इक्वल टू mc स्क्वायर सुना तो होगा यार, इतना फेमस इक्वेशन है। अच्छा, तो फिर वो क्या करते हैं कि चलो हम लोग ये दोनों E को इक्वेट कर लेते हैं, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर बोल देते हैं, ये c कट जाएगा एंड यहाँ पर दे विल बी सेइंग h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc। mc क्या हो जाएगा? mc मतलब हो जाएगा मोमेंटम। फोटोन जो होता है, फोटोन किस स्पीड से ट्रैवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट से, है कि नहीं? तो यहां पर दे राइट दिस रिलेशनशिप दैट p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यहां से ऐसा ही रिलेशनशिप लिख देंगे और बोलेंगे दैट दिस इज how de Broglie arrived at his result. This wavelength represents the wave nature and this momentum represents the particle nature. ठीक है, इस तरीके से करके ऐसे डिराइव करके बता देंगे, बट दिस इज जस्ट एक फोटोन का एग्जाम्पल लेकर बताया है, बट दिस इज नॉट हाउ डी ब्रॉगली वर्कड इट आउट। डी ब्रॉगली हैड अ मच मोर रिग्रेस एनालिसिस। अब वो एनालिसिस तो मैं आपको नहीं बता सकता दैट व्हाट इज इट दैट डी ब्रॉगली डिड मैथमेटिकली, बट हाँ जो रिजल्ट है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा दैट डी ब्रॉगली ने बोला दैट ये जो मैं आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूं दैट मैटर पोजेसेस डुअल नेचर, इट इज बेस्ड ऑन proper mathematics and वहां से I am able to get this relationship between the wave nature as well as particle nature। जो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ matter possesses dual nature, तो वो जो matter का wave nature है which is represented by say its wave property which is wavelength is related to the particle nature which is represented by momentum, the property of particles। and इन दोनों को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में डी ब्रॉगली ने प्रेजेंट करा दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और यू कैन से h अपॉन mv, वेयर lambda means wavelength of the matter wave, p means momentum of the particle, m is the mass of particle, v is the speed of particle and h stands for Planck's constant। ठीक है, this is something which de Broglie said or presented, saying that based on this equation only I am telling or I am saying that matter possesses dual nature, it has got a wave nature as well as particle nature। नाउ ऑफ कोर्स जैसा आपके दिमाग में अभी भी डाउट है वैसे ही साइंटिफिक कम्युनिटी के दिमाग में भी डाउट था कि मतलब ये तो ऑन पेपर करा है ना, वेयर इज द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, हाउ डू आई विजुअलाइज दिस एक्सपेरिमेंटली, लाइक कैन यू show me some experiment in which let me take a object of mass m moving with speed v and I substitute that data over here and then compute the wavelength that you are talking about। ठीक है, although I am not able to even visualize what this wavelength you are saying, but चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप जो बोल रहे हो कि होगा। तो मेरे सामने एक m मास का ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और आपके फॉर्मूला से ही उसकी वेवलेंथ निकाल लेता है।
ठीक है, लेट्स कॉल इट थियोरेटिकल वेवलेंथ. नाउ कैन यू शो मी सम एक्सपेरिमेंट इन विच this particle is behaving like wave and वहां से उस एक्सपेरिमेंट से आप उसका वेवलेंथ कंप्यूट करो और फिर इन दोनों को मुझे मैच करा के दिखाओ, तब तो मैं आपकी बात पे कुछ विश्वास करना शुरू करूंगा. अदरवाइज फॉर मी इट इज नॉनसेंस. अदरवाइज इट इज समथिंग which I still don't believe. ये क्या बात कह दी? How can a tennis ball have particle nature and wave nature? So de Broglie said कि देखो टेनिस बॉल के लिए तो नहीं हो पाएगा. I can't do that experimentally also. Why? Because de Broglie said कि आप खुद देखो, if I put that data for a tennis ball in my expression, let's say tennis ball of 0.1 kg mass moving with the speed of 10 meter per second and मैं उसका de Broglie wavelength calculate करूं तो वो 10 की पावर -34 मीटर के ऑर्डर का आ रहा है. h का वैल्यू याद है ना सबको? h का वैल्यू कितना होता था? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड है ना. तो ये de Broglie wavelength इस फॉर्मूला से कितना आ रहा है? 10 की पावर -34 के ऑर्डर का. तो डी ब्रॉगली ने बोला कि ये जो वेवलेंथ है टेनिस बॉल का, ये तो इतना छोटा है एज कंपेयर टू द बॉल इटसेल्फ. ठीक है, बॉल का खुद का साइज कितना होता है टेनिस बॉल का? सेंटीमीटर में तो होता है कम से कम. तो सेंटीमीटर साइज की टेनिस बॉल के लिए इतना छोटा वेवलेंथ का अगर बात किया जाए, जो कि डी ब्रॉगली के फॉर्मूला से निकल रहा है, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि ये इतना इनसिग्निफिकेंट है, ये इतना छोटा है कि मैं इसको एक्सपेरिमेंटली भी आपके सामने वैलिडेट नहीं कर पाऊंगा. एंड दैट इज वेयर डी ब्रॉगली मेड दिस स्टेटमेंट, जो मैंने ऊपर आपको बताया भी था. दैट डी ब्रॉगली ने बोला दैट दिस वेव नेचर इज सिग्निफिकेंट एट स्मॉल स्केल. एटॉमिक स्केल, सब एटॉमिक स्केल, वहां पर ही सिग्निफिकेंट रहेगा, नॉट एट लार्ज स्केल, नॉट एट स्केल ऑफ से अ टेनिस बॉल और अ ट्रेन और सन और प्लैनेट्स. उस स्केल पे नहीं. उस स्केल पे डी ब्रॉगली ने बोला दैट हमारे लिए जो वेव नेचर है, जो उसके साथ में एसोसिएटेड वेवलेंथ है, वो इतनी छोटी है कि उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर पाना, ऑब्जर्व कर पाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा. बट हाँ, छोटे स्केल पर डी ब्रॉगली ने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 10 की पावर -31 kg का होता है कि नहीं? और डी ब्रॉगली बोर्स मॉडल से आपने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट किए हैं, रफली 10 की पावर 6 के ऑर्डर का होगा. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट इन द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, जो मेरा वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर का आ रहा है? लगभग 10 की पावर -9 मीटर के ऑर्डर का. तो डी ब्रॉगली ने बोला दिस इज इंटरेस्टिंग. व्हाई? बिकॉज एक एटम का साइज किस ऑर्डर का होता है? डू यू रिमेंबर एटम का साइज किस ऑर्डर का होता है? 10⁻10. एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर जो रहता है 10⁻⁻10, 10⁻⁹, और उसी ऑर्डर का ये वेवलेंथ भी ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, सो डी ब्रॉगली ने बोला कि दिस इज इंटरेस्टिंग. यहां पर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन should be significant. The wave nature of electron should be something जो कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट भी कर पाए.
एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट भी कर पाए। तो उस जर्नी में डी ब्रॉगली चल गए, शुरू हो गए, एंड ही स्टार्टेड applying his concept of wave nature of electron on hydrogen atom or in hydrogen atom. So let's see how de Broglie talked about this wave nature of electron in hydrogen atom. अभी तक मैंने जितना बोला है उसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ बोलो आशुतोष। सर ये जो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव है इसका सो इसका मीनिंग ये हो जाएगा दैट वेव नेचर के बारे में जब मैं बात करूंगा, यस सर, तो आपको पार्टिकल नेचर को दिमाग से निकाल देना होगा। यस सर, ठीक है, मैं अभी जस्ट आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगा, थोड़े से विजुअलाइजेशन में मैं एक दो चीजें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि जब मैं किसी मैटर के बारे में बात करूंगा, उसकी वेव नेचर के बारे में बात करूंगा, तो आपको उसका पार्टिकल नेचर दिमाग से एकदम निकाल देना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा कि वो कुछ पार्टिकल जैसी चीज भी थी। आपको दिमाग में ये चीज फिट बिठानी पड़ेगी that particle is no more a particle, it is a wave itself. The entire wave is now that object. ठीक है, जैसे आप नोटिस करोगे, मैं अभी जस्ट आपके साथ में ये चीज इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करके बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके सर, ठीक है, सो नोटिस करना, डी ब्रॉगली ने बोला दैट मुझे हाइड्रोजन एटम को स्टडी करना है, बट आई विल नॉट स्टडी हाइड्रोजन एटम लाइक नील्स बोर, बिकॉज नील्स बोर स्टडीड इलेक्ट्रॉन और स्टडीड हाइड्रोजन एटम बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, है ना। नील्स बोर ने यही करा ना, नील्स बोर ने बोला दैट ये न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को क्या माना नील्स बोर ने, एक पार्टिकल, कि एक पार्टिकल होगा जो कि ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, है कि नहीं? ऐसा ही माना था नील्स बोर ने। अब डी ब्रॉगली बोल रहे हैं कि भूल जाओ, पार्टिकल जैसी कोई चीज अबाउट इलेक्ट्रॉन दिमाग से निकाल दो। ठीक है, ये जो आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज होगी कि ये जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है, ये भूल जाओ, इसको दिमाग से निकाल दो। थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। अब हाउ डू आई थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव? तो उसमें डी ब्रॉगली ने बोला कि मैं थोड़ा हेल्प करता हूं आपका। जब हम वेव्स के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशंस आने शुरू हो जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपके दिमाग में आता है वो आता है लेट्स से वाटर के रिपल्स का, वाटर वेव्स का। ठीक है, ये कैसा एग्जांपल हो गया? दिस इज कॉल्ड एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव क्या होंगी? जो कि एक रीजन से दूसरे रीजन जा रही होंगी, है कि नहीं? आपने एक वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है, यहां पर एक ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करा और उससे क्या हो गया, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, है कि नहीं? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एंड वेव के फॉर्म में ये ट्रांसफर हो रहा है और ये ट्रैवल करता जा रहा है।
तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज ट्रैवलिंग वेव। डी ब्रॉगली ने बोला एक और विजुअलाइजेशन सोचो। दिस टाइम टेक अ रबर बैंड, ठीक है, एंड उसके दोनों एंड्स को टाई कर दो, ठीक है, और उस रबर बैंड को अब आप प्लग करो, ठीक है। उस रबर बैंड को आप प्लग करोगे तो क्या होगा? ऐसे पीरियोडिक ऑसिलेशन होगा, है कि नहीं? इसको कहते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। Why is it called standing or stationary wave? Because it is bound within a region, ठीक है, it is bound within this region। ये इस रीजन को छोड़ के कहीं जा नहीं रही है, ठीक है। जो एनर्जी हम लोगों ने प्रोवाइड करी टू क्रिएट दिस वेव, वो एनर्जी इस रीजन के अंदर बाउंड है, ये लेफ्ट और राइट के बीच में। समझ में आया? स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं दैट अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है एज वेव, एंड आई ऑल्सो नो दिस फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट रहेगा इन एटम, तो कौन सा विजुअलाइजेशन बेटर रहेगा? ट्रैवलिंग वेव वाला या स्टैंडिंग वेव वाला? राइट, आप लोग सही आंसर दे रहे हो। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड है ना, न्यूक्लियस छोड़ के तो जा नहीं रहा है। तो द विजुअलाइजेशन दैट मेक्स द मोस्ट सेंस इज टू थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ स्टैंडिंग वेव बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इट मेक्स सेंस टू थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है अभी? कैन यू मेक सेंस ऑफ दिस पैराग्राफ दैट the wave nature associated with electron can be called as an electron wave, and it is best understood as a standing or a stationary wave bound within a region around the nucleus. Now, अब इसके लिए what is the representation? How can I visualize it? तो नोटिस करना, ठीक है। लेट मी ओपन दिस लिंक विद एवरीवन, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। अब ये आपको ऐसे लीनियर स्टैंडिंग वेव दिख रहा है? कैन यू सी दिस? यस सर। अच्छा, सो अभी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव इमेजिन करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, इस चीज को लाइक एक सर्कल के फॉर्म में लेके आ जाओ। तो कैसा दिखेगा? ये मेरा विजुअलाइजेशन दिखने लगेगा आपको एक स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। यहाँ सेंटर में यू हैव द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड उसके अराउंड कैन यू सी दिस ब्लू थिंग वेविंग अराउंड, ब्लू थिंग ऑसिलेटिंग? ये विजुअलाइजेशन दिख रहा है आपको? यस सर। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन वेव। अब इसमें ये मत ढूंढने बैठ जाना कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। अब ये मत सोचना
कि सर इसमें ये इलेक्ट्रॉन है क्या जो कि ऐसे ऊपर नीचे मैनर में ट्रैवल कर रहा है? नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है। दिस इंटायर थिंग इज द इलेक्ट्रॉन बीइंग विजुअलाइज्ड एज अ वेव। ये जो इंटायर थिंग है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन present as what? As a standing wave bound around the nucleus. समझ में आया विजुअलाइजेशन? पार्टिकल नेचर को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ढूंढो ही मत कि यहाँ पे मुझे कोई तिनका ढूंढ के दिखाओ जो इलेक्ट्रॉन है, वो है ही नहीं। दिस इज इलेक्ट्रॉन एज अ वेव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन देख लो, ठीक है। जैसे ये वाला सिंप्लीफाइड वर्जन आप देखोगे, ठीक है। तो इसमें चलो लेफ्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वाला कैसा सिंप्लीफाइड वर्जन है? लेफ्ट वाला इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन। इसमें क्या हो रहा है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ ये आपस में ऑसिलेट कर रहे हैं बस। इसमें दूसरे वाले में जो मिडिल वाला है उसमें आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 क्रेस्ट 2 ट्रफ है जो ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ तीसरे विजुअलाइजेशन में कैसा है, 3 क्रेस्ट 3 ट्रफ ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये पॉज हो सकता है तो आपको एक बार के लिए शायद समझ में आए, ठीक है। आई डोंट थिंक इसको मैं पॉज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इनफैक्ट मैं आपको यहाँ ऊपर वाले में काउंटिंग करने के लिए बोलूँ कितने क्रेस्ट कितने ट्रफ, तो आप काउंटिंग करके बताओगे क्या मुझे? लाइक किसी एक मोमेंट पर इसको पॉज करना है मुझे। लेट मी सी इफ आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और ये पॉज होता है क्या उस मोमेंट पर। लेट्स सी अगर वो स्क्रीनशॉट आया है तो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आया, अभी काउंटिंग कर लो। लाइक ये ऐसा सर्कल के अराउंड, ठीक है, ये ऐसा सर्कल बन रहा है। क्रेस्ट ट्रफ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ से शुरू करा तो ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये फिर ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, फिर ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एंड ऐसे जाते जा रहे हैं हम लोग, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट। अरे पूरा ही मट गया, रुको। समझ में आ रहा है? विजुअलाइजेशन देख पा रहे हो? क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहे हैं, ठीक है। सो इसका मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला मत देखना, राइट हैंड साइड वाला देखना। एंड प्लीज नोटिस that this is not the motion of electron. Sometimes like students start, when they look this diagram in books, then they start thinking about कि अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे वेवी मैनर में जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिकल भूल जाओ, ठीक है। दिस इंटायर थिंग, दिस इंटायर ब्लू थिंग इज द इलेक्ट्रॉन बीइंग रिप्रेजेंटेड एज वेव। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, अब नोटिस करना, इसके लिए डी ब्रॉगली ने बोला, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके लिए डी ब्रॉगली ने बोला और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला, दैट फॉर दिस वेव टू एग्जिस्ट इन अ स्टेबल मैनर, ये वेव स्टेबल मैनर में तभी रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस अगर ये कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया? दैट जहां से स्टार्ट हो रहा है
वहीं पर एंड हो रहा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसमें मैंने यहां से स्टार्ट करा, ठीक है, ड्रॉ करना, क्रेस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, और फिर ये सेम जगह पे अगर मीट नहीं कर रहा है तो ये गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्यों हो गया? बिकॉज अब ये वेव जो है ये खुद ही से इंटरफेयर कर रही है। अगर ये खुद से इंटरफेयर कर रही है तो फिर ये स्टेबल मैनर में नहीं एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके कुछ रैंडमनेस आ जाएगी ना यहाँ पर। तो आर यू एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट नाउ? For the electron wave to exist in a stable manner, it should be in such a way that it is complete. मतलब यहां पर जैसे ये राइट हैंड साइड वाला एग्जांपल है, इसमें यहीं से स्टार्ट किया और यहीं से एंड हो रहा है। अब उसमें आपको कंप्लीट वेव्स बनानी है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 बनाओ, आप चाहिए तो ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए। लेट्स से ये एक वेव हो गया क्रेस्ट ट्रफ, ये दूसरा हो गया क्रेस्ट ट्रफ, ये तीसरा हो गया क्रेस्ट ट्रफ, ये चौथा हो गया क्रेस्ट ट्रफ, पांचवा हो गया क्रेस्ट ट्रफ, और ये छठा हो गया। बट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड होना चाहिए। दैट इज एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट। ये समझ में आया? अदरवाइज द वेव विल नॉट बी स्टेबल, अदरवाइज इट विल इंटरफेयर विद इटसेल्फ। और इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं? इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं? इस चीज को मैथमेटिकली डी ब्रॉगली ने लिखा दैट 2 पाई आर, ठीक है। आर क्या हो जाएगा? आर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जहां पे ये वेव प्रेजेंट होगी। आर विल बी द लोकेशन ऑफ द मीन पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो वो 2 पाई आर जो सर्कमफरेंस है उसके अंदर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आने चाहिए, राइट। इस ब्लैक सर्कमफरेंस को अगर मैं खोल के रख दूं, ठीक है, इस ब्लैक को अगर मैं खोल के रख दूं तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और इसके अंदर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स आने चाहिए, ठीक है। ऐसे गड़बड़ नहीं चलेगी। यू कांट हैव इनकम्प्लीट वेव्स इन इट, इट मस्ट हैव कंप्लीट वेव्स। 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, ठीक है, या 4 हो सकती है या 5 हो सकती है, ठीक है। 1 वेव भी चलेगी, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ये भी चलेगा, ठीक है। 2 वेव्स भी चलेंगी, 3 वेव्स भी चलेंगी, बट कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? How this 2 pi r is equal to n lambda makes sense? R क्या होगा? Location of the electron wave from the nucleus. Lambda will be the wavelength of the electron wave, and n would represent the number of electron waves, or you can say the number of wavelengths that are present. ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर है सबको? है कि नहीं? अब डी ब्रॉगली ने बोला कि ऐसा करो, इस इक्वेशन में मेरा जो रिलेशनशिप था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी वो डाल दो। डाल देते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, और लैम्डा की जगह डाल दिया एच अपॉन एम वी। अब इसको अगर मैं रीअरेंज कर रहा हूं, मैं एम वी को इधर लेके आ रहा हूँ, 2 पाई को इधर लेके आ रहा हूँ, तो कैन यू सी अ रिलेशनशिप दैट यू हैव ऑलरेडी सीन बिफोर? कहाँ देखा था ये रिलेशनशिप पहले? एंगुलर मोमेंटम। So this is a relationship that was derived by Niels Bohr. And Niels Bohr ने क्या सोचा था? इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। So de Broglie is saying that I am able to get the same result, I am able to get the same outcome which Niels Bohr had taken by considering electron as a particle. यहाँ पर we can get that same understanding, that same result if we consider electron as a wave. डी ब्रॉगली ने कैसा बोला था, सॉरी नील्स बोर ने कैसा बोला था
ठीक है, यहां पे ध्यान से स्टेटमेंट सुनना। नील्स बोर ने बोला था दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल नेचर एक्सप्लोर करते हुए नील्स बोर ने बोला दैट अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं पर भी नहीं प्रेजेंट हो सकता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंड ये इंटायर रिलेशनशिप, ये जो इंटायर डेरिवेशन था, ये नील्स बोर ने करा बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर। एंड ही सेड दैट based upon this result I can say that electron can be present around the nucleus in particular orbits only. It can be present in say first orbit जहां पर angular momentum क्या होगा 1 time h/2π, ठीक है। It can be present in the second orbit, ठीक है, n equal to 2 में भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 2 times h/2π. It can be present in n equal to 3 orbit जहां पर उसका angular momentum will be 3 times h/2π. And this is how he presented his model of atom. De Broglie says that I have the same model of atom in front of you, but this time I am going to explore the wave nature of electron. Okay? And he said that this wave nature of electron can be represented in the following way, where the wave has to be drawn only in those orbits or only at those distances from the nucleus where the condition 2πr is equal to n lambda is satisfied, where n represents the orbit number as well as the number of wavelengths present in that orbit. Like so nucleus है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन वेव प्रेजेंट हो सकता है। कैसे वेव प्रेजेंट हो सकता है, उसका एक ही वेवलेंथ हो, ठीक है, जस्ट एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ठीक है, दिख रहा है ये एक क्रेस्ट एक ट्रफ। या फिर इट कैन बी प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर उसकी 2 वेवलेंथ प्रेजेंट हो, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ, या फिर 3 वेवलेंथ प्रेजेंट हो, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वेयर n represents the number of wavelengths as well as the allowed orbit, you can say allowed location of the mean position from the nucleus. समझ में आया? How de Broglie applied his dual nature of electron on hydrogen atom. All right, great. However, having said this, having explained all of this, please understand that de Broglie को अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं 1915, 1919, 18 के बारे में बात कर रहा हूँ, तभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं करा था। साइंटिफिक कम्युनिटी वाज लाइक कि ये तो अभी भी ऑन पेपर ही है, वी स्टिल डोंट बिलीव दिस, वी डोंट अग्री to this hypothesis of dual nature of matter. We don't agree to it fundamentally. कि ये क्या कह रहे हो, ठीक है, जबकि डी ब्रॉगली ने इतना आगे तक करके भी बताया। इनफैक्ट चाहिए तो हाँ, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कराता हूँ गार्गी, ताकि आपको समझ में आए। So let's say if I ask you this question, find the number of waves made by Bohr electron, ठीक है, although ये क्वेश्चन अपने आप में गड़बड़ है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन का लैंग्वेज देख रहे हो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर इलेक्ट्रॉन,
तो ये क्या शो करता है कि जो बोर इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से है कि बोर इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव्स के मैनर में जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑल्दो कई जगह पे आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चंस, बट आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि वेव नेचर विजुलाइज करना पड़ता है तो पार्टिकल नेचर को दिमाग से निकालना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय electron wave in third orbit of say Bohr's atom. What I mean by Bohr's atom is single electron system. So find the number of waves, or I should number of wavelengths, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लैंग्वेज हो जाएगा क्वेश्चन का। फाइंड द नंबर ऑफ wavelengths made by electron wave in the third orbit of Bohr atom। तो आपका आंसर कैसा रहेगा कि थर्ड ऑर्बिट मतलब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2πr = n लैम्डा, इसमें n जो है वो नंबर ऑफ वेव्स एज वेल एज ऑर्बिट नंबर दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड ऑर्बिट में बोला जा रहा है तो उसमें 3 वेवलेंथ्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इफ लेट्स से आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, करके दिखाओ। If the radius of the first orbit of hydrogen atom is x, then determine the wavelength of electron wave in the third orbit। ठीक है, मैं x के टर्म्स में, in terms of x आपको निकालना है what will be the wavelength of the electron wave in the third orbit। Six pi x would be the correct answer। एक सिर्फ आशुतोष ने करेक्ट दिया है 6 पाई x। कैसे, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, आई थिंक कहाँ पे आप लोगों ने केयरलेस मिस्टेक करी होगी वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट x है, ठीक है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होगा, you know from Bohr's model r is proportional to n square, है कि नहीं। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा 9x। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मैं ये जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ 2πr = n लैम्डा वो थर्ड ऑर्बिट के लिए लगाने वाला हूँ ना, तो उसमें जो r होगा वो थर्ड ऑर्बिट का लिखने में आएगा ना, एंड जो वेवलेंथ होगी वो भी इलेक्ट्रॉन वेव इन द थर्ड ऑर्बिट की लिखी होगी, वही तो मुझे निकालना है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव इन द थर्ड ऑर्बिट। तो वहां से आई कैन से दैट हाँ अब थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9x है और n का वैल्यू 3 है, और यहां से लैम्डा आई गेट इक्वल टू 6 पाई x।
हाँ ठीक है आदित्य, करेक्ट। हमने पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दिया, दैट्स ओके। ये समझ में आया? All right. So this was de Broglie's hypothesis. ठीक है, मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं आपके सामने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैसा है? डी ब्रॉगली ने बोला मूविंग ऑब्जेक्ट्स also possess dual nature, particle nature as well as wave nature. How do we relate that particle nature and wave nature with each other? De Broglie proposed a mathematical equation for that, saying that this wave nature represented by this property of wavelength and the particle nature presented by this property of momentum are related to each other, that lambda is equal to h upon p or h upon mv. Now this wave nature of matter is not significant at large scale but becomes significant at small scale. Okay, for a larger scale object like tennis ball etc के level पर it is not significant because of the calculations that we do and understand. The wavelength comes out to be so small that it is almost inobservable. But for a small scale, we might observe some interesting experimental behavior because of the calculations proposed by de Broglie. In fact, de Broglie went a step ahead to apply his concept of dual nature of matter on electron in hydrogen atom. So he said that let me think about electron as a wave, and by doing that he was able to come up with the same mathematical result. ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे visualize करा electron as a wave around the nucleus, he was able to come up with the same mathematical result which Niels Bohr had presented using particle nature of electron. ठीक है. However, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी में डी ब्रॉगली को क्रेडिट नहीं दिया था. The scientific community still did not agree because this was still on paper. Okay, this was something which wasn't very clear to the scientific community. They were like कि हो सकता है ना कि आपने like back calculate करके ये सब कराओ, हम कैसे मान ले कि अपने आप में एक यूनिक थ्योरी आपने प्रपोज करी है. मे बी आपने जैसे स्टार्ट से एंड ये पूरा करके दिखाया ऑन पेपर, हो सकता है कि आपने घर पे पहले एंड टू स्टार्ट पूरा सोच लिया हो और अब फिर हमें स्टार्ट से एंड बता रहे हो. इट कुड बी अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस. हाउ डू वी अग्री टू इट? एंड दिस इज वेयर डी ब्रॉगली एंड हिज हाइपोथेसिस wasn't much popular during that period. It wasn't well accepted in the scientific community. In fact, it was mostly rejected कि ये तो कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया है. But some years later, I think around 1923 के around, I don't remember again the exact date, but 1923 के around, which was a good number of years later, two scientists, Davison and Germer, experimentally validated de Broglie's hypothesis. And this was accidental. ऐसा नहीं था that they were trying to validate de Broglie's hypothesis. It was something which they did accidentally only. कैसे? मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल्दो अपने सिलेबस में नहीं है,
you don't need to study this experiment, you know, don't need to get into the depth of it, but it will be a good to know experiment. So this experiment which Davison and Germer did, ठीक है, Davison and Germer, Germer, इन्होंने क्या करा था? They were actually studying crystals. Do you know what are crystals? क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस? जूनियर क्लास में पढ़ा होगा. What are crystalline substances? They are substances which have a regular pattern of arrangement of atoms or molecules, है ना? तो ऐसे substances जिसमें एक regular pattern of arrangement of atoms या molecules रहता है, तो वो तो हमारे लिए point of interest हो गया, because अब हम उस regular pattern को समझना चाहेंगे, right? So for example, कोई crystalline substance है जिसमें atoms से ऐसे regularly arranged है, there is a pattern, तो अब उस पैटर्न को हम समझना चाहेंगे. तो उस पैटर्न को समझने की जो स्टडी है उसको क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं. ठीक है. सो क्रिस्टलोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडीइंग क्रिस्टल्स. तो डेविसन जर्मर ये क्रिस्टलोग्राफी का एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म कर रहे थे. क्रिस्टलोग्राफी का जो टिपिकल एक्सपेरिमेंट होता है वो कैसे स्टडी करा जाता है आप नोटिस करना. जनरली एक्स-रेज are thrown over the surface of the crystal, ठीक है, and ये rays इन न्यूक्लियाई से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. ठीक है, they get reflected from these nuclei, and upon that reflection they are made to shine upon a detector, and इस डिटेक्टर पर पर्टिकुलर एंगल्स पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है, एक्स-रेज जो है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, एंड दे हैव डुअल बिहेवियर. तो उस ड्यूअल बिहेवियर की प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज किया जाता है, स्पेशली वेव नेचर को यूज किया जाता है. सो ये जो एक्स-रेज आती हैं ये इन न्यूक्लियाई पे शाइन करके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एंड रिफ्लेक्ट होने पर इंटरफेयर करती हैं, एंड इंटरफेरेंस का एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है. और उस पैटर्न को जिन एंगल्स पे ऑब्जर्व किया जाता है, ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करी जाती है और जो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, जो न्यूक्लियाई जिनसे ये वेव्स डिफ्लेक्ट हुई उनके बीच का डिस्टेंस है, इन तीनों को आपस में रिलेट करा जाता है, मैथमेटिकली रिलेट करा जाता है थ्रू अ लॉ कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ. ठीक है, आपके सिलेबस में अभी नहीं है, अभी आपको फोकस नहीं करना है उसके ऊपर. जस्ट इतना मान के चलो दैट इस तरीके से क्रिस्टल्स को स्टडी करा जाता है. कैसा रहता है इसमें? मुझे लैम्डा का वैल्यू पता रहेगा क्योंकि मुझे कौन सा रेज मैं थ्रो कर रहा हूँ मेरे हाथ में है, एक्स रेज मैं थ्रो करता हूँ. कौन से एंगल्स पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करा जाएगा, ठीक है, वो भी मैं एक्सपेरिमेंटली मेजर करता हूँ. ठीक है, कौन से एंगल पे ये रेज को थ्रो करना है, कौन से एंगल पर ये डिटेक्टर लगाना है और इंटरफेरेंस पैटर्न नोट करना है, ये सब चीजें मैं एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लूंगा. ठीक है.
तो फिर जो अननोन है d, दैट इज क्रिस्टल स्पेसिंग, वो मुझे पता पड़ जाएगा. ठीक है, आई एम एबल टू देन कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, एंड इस तरीके से मैं क्रिस्टल्स को स्टडी करता हूं. तो डेविस एंड जर्मर ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट दिस टाइम rather than using x-rays, rather than using electromagnetic radiations, they decided कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन यूज करेंगे, एंड उस इलेक्ट्रॉन गन को हम लोग क्रिस्टल की सरफेस पर शाइन करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, नाउ वाज इट डेलिबरेट और वाज इट बाय एक्सीडेंट, वो डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. मे बी डेविसन एंड जर्मर की बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी. बट दे यूज्ड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स rather than electromagnetic radiation, and what they found was something interesting happened. Something interesting happened that after using a beam of electron, they observed an interference pattern made on the detector. And this was something of a surprise to them, because electrons तो particles थे, और ये particles interference pattern कैसे शो कर रहे हैं. मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे थे एंड न्यूक्लियाई से टकरा के जब रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो दे वर एक्चुअली फॉर्मिंग अ पैटर्न ओवर हेयर. देयर वर स्पॉट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे थे, देयर वर स्पॉट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हिट नहीं भी कर रहे थे. जैसे लाइट में रहता है ना डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, वैसा ही पैटर्न यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ऑब्जर्व हो रहा था. देयर वर स्पॉट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे थे, एंड देयर वर स्पॉट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन हिट नहीं कर रहे थे, एंड एक पैटर्न फॉर्म कर रहा था, विच इज अ वेव प्रॉपर्टी ओनली. दिस इज समथिंग विच इज नॉट शोन बाय इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया? तो ये ऑब्जर्वेशन देखकर डेविसन एंड जर्मर वर confused. They were like, ki, is this what de Broglie had suggested? Then they went one step further. They decided कि चलो डी ब्रॉगली ने जो बोला है उसको मैं वैलिडेट करते हैं. कैसे वैलिडेट करते हैं? तो डेविसन एंड जर्मर ने बोला कि लेट्स यूज अ निकल क्रिस्टल. ठीक है, व्हाई निकल क्रिस्टल? बिकॉज दे वर लाइक कि निकल क्रिस्टल के बारे में हमें सब पता है. हमें ये जो डी का वैल्यू है निकल क्रिस्टल का, ठीक है, कितना स्पेसिंग है उसके अंदर, ये हमें पता है. ठीक है, लेट अस थ्रो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड देन ऑब्जर्व दैट एट व्हाट एंगल्स इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्मिंग. तो ये जो थीटा है ये भी उन्होंने नोटिस करा, एक्सपेरिमेंटली मेजर करा. ठीक है, एंड देन उन्होंने जो उनकी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में ये डेटा डाल दिया, डी का डेटा डाल दिया और थीटा का डेटा डाल दिया. तो इससे उन्हें क्या मिलेगा? इससे उन्हें लैम्डा मिलेगा. व्हाट इज दिस लैम्डा? दिस इज लैम्डा एक्सपेरिमेंटल, और यू कैन से वेवलेंथ of electron behaving as waves. ये उनको मिल गया. At the same time, they also knew about the electron beam. ठीक है, they knew that ये जो इलेक्ट्रॉन बीम हम थ्रो कर रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग QV से निकाल सकते हैं. लाइक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करेंगे
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता ही है, और इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम एक्सेलरेट करेंगे तो मुझे उनका काइनेटिक एनर्जी पता पड़ जाएगा, है कि नहीं? मान लो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर थे इनिशियली, तो मुझे उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता पड़ जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी पता है तो मुझे मोमेंटम मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एंड यहां से मैं जो डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करके थ्योरेटिकल वेवलेंथ निकाल लूंगा, एंड टू देयर सरप्राइज these two were matching, and this validated de Broglie's hypothesis. This validated the mathematical result that de Broglie had presented, that matter, especially यहाँ पर taking the example of electron, has got dual nature, and in this experiment we are seeing the wave nature of electrons because they are showing that interference pattern, and if we actually measure the wavelength from this interference pattern, that wavelength is matching to what formula de Broglie had proposed. समझ में आया? How de Broglie's experiment got, or de Broglie's hypothesis got validated. ठीक है, ऊपर ऊपर से समझना था, देखो, you don't need to actually get into the calculations of Davison and Germer experiment. ये just मैं आपको बताना चाह रहा था that after this de Broglie got Nobel Prize for this path breaking discovery that matter possesses dual nature. This was something which changed the course of physics. It changed the course of science, because till that point in time हम लोग सिर्फ आधी ही पिक्चर देखते थे. We were only and only focused upon the particle nature. But de Broglie said कि अगर और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जाननी है और डिटेल्ड बिहेवियर अगर पता करना है तो we must explore the wave nature also. We must understand the wave nature associated with objects at a small scale. Objects like atoms, molecules, electrons, ये सब dual nature possess करते हैं. So we should explore that to understand more about things at small scale. तो अगर आज आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSL जो था वो आप फोटॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन से करोगे ना, तो भी आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि लाइट के लिए मिल रहे थे. You will see an interference pattern that is formed by electrons also. ये समझ में आया? इतना पार्ट क्लियर है? इसके न्यूमेरिकल्स काफी आसान है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं आपको और कराता हूँ. ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा हम लोग पहले फॉर्मूला पे फोकस कर लेते हैं. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट डी ब्रॉगली हैड सेड दैट किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हाउ डू वी राइट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ? वी राइट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी, और ये जो एम वी है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? √2m k, है ना, किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए. और मान लो अगर वो चार्ज ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, और वो चार्ज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता एंड फिर उसको v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करा होता. ठीक है, फ्रॉम रेस्ट थ्रू v वोल्ट्स उसको अगर एक्सेलरेट करा होता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कितनी हो जाती उसकी काइनेटिक एनर्जी? अगर q चार्ज का ऑब्जेक्ट है, उसको v वोल्ट्स के थ्रू एक्सेलरेट कर रहे हैं,
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यूवी हो जाएगी, इनिशियली रेस्ट पर है तो यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन द फॉर्मूला ओवर हेयर, लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m ke और h अपॉन रूट 2m qv। ठीक है, पुट मॉड qv, चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं बस। ठीक है, तो ये मॉड qv लिखना है इधर। ये समझ में आया फॉर्मूला? इज दिस क्लियर? अब अगर इसी फॉर्मूला को मैं इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करता हूं, ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूं, इस फॉर्मूला को इलेक्ट्रॉन पे भी अप्लाई कर सकता हूं ना, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट पे कर सकता हूं बल्कि, बट जब इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करता हूं तो उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन मैं आपको बोलूंगा याद रखने के लिए। मैं h का वैल्यू डाल दूंगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, ये सब वैल्यूज मुझे आते हैं ना, ये सब फॉर्मूला में अगर मैं डाल देता हूं तो मेरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन जाता है। वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या है? लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन ईवी। तो इससे मेरा वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम आ जाता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। और जो काइनेटिक एनर्जी इन ईवी था वो आप v इन वोल्ट्स भी लिख सकते हो इफ द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया नीचे वाला? ठीक है, सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस के लिए है। तो अगर लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो कैन यू गिव मी एन आंसर? फटाफट फटाफट, मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। कितना आ रहा है? √30 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? लाइक आपको ये एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स का फॉर्मूला आता ही है। के मैक्स आप यहाँ से निकालोगे 5 ईवी, उसको डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे, √30 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा?
ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर देने शुरू कर दिए बिकॉज अल्फा पार्टिकल के लिए नहीं था ये फॉर्मूला, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। जो एच एम क्यू वो सारे वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लेके आया, वो मास इलेक्ट्रॉन का यूज हो सकता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का यूज हो सकता है, रैंडमली कुछ नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यू विल हैव टू फॉल बैक ऑन टू द ओरिजिनल फॉर्मूला, डी ब्रॉगली इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम मॉड क्यू वी। एंड यहाँ पर अब आप सब कुछ ऐसा यूनिट्स में डालोगे तो आपका ऐसा यूनिट्स में दैट इज मीटर में आंसर आ जाएगा। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। मास का वैल्यू, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट द मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स इंटू 5 वोल्ट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करा है, ये सब आप डाल के कैलकुलेट करोगे तो आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और ट्राई करवाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी रिमूव द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग है। सी इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर टू दिस।
हाँ राइट आदित्य, राइट अनंत, आप दोनों का आंसर करेक्ट है। करेक्ट। हाँ मतलब आई थिंक बाकी लोगों ने भी सबने सही आंसर दिया है। दर्शन आपका सही नहीं है, मे बी आपने कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया, बट यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे सोचा अब इसमें, लाइक एक एक करके चलना है सिंपली। इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है इनिशियली रेस्ट पर है और फिर एक्सेलरेट करा है थ्रू 100 वोल्ट्स, राइट। तो डेल्टा के विल बी इक्वल टू मॉड क्यू वी, और इनिशियली रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 100 ईवी। तो लैम्डा 1 का वैल्यू हो जाएगा √150/100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वाला वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखना देन लिखा है, देन उसको रिटार्ड कर दिया थ्रू 19 वोल्ट्स, यानी कि डेल्टा के विल बी -19 ईवी, क्योंकि रिटार्डेशन करा है ना, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। जो पहले 100 ईवी था, ठीक है, अब उसमें से 19 ईवी कम होके उसका काइनेटिक एनर्जी 81 ईवी हो जाएगा। तो 81 ईवी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना रहेगा, यू सब्स्टिट्यूट बैक इन द फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू √150 काइनेटिक एनर्जी इन ईवी, तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में इसका वेवलेंथ आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है देन इट वाज फर्दर रिटार्डेड बाय 32 वोल्ट्स। तो ठीक है, वापस से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, कितने से हो जाएगी 32 वोल्ट से। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो पहले जो 81 थी उससे 32 कम हो गए, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 49 ईवी। ठीक है, एंड उससे आपका लैम्डा 3 का वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आपको मिल गए, आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये 20/63 दैट इज सी ऑप्शन आ जाएगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? क्या है, कैसा है? ऑलराइट, चलो ग्रेट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट, मतलब वो एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बट एटलीस्ट यू शुड नो दिस मच ऑफ अ स्टेटमेंट दैट डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस was experimentally validated by Davison and Germer using electron beam and nickel crystal. ठीक है, अब जो सिंपल डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे एंड बेसिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन रहेगा। However, समटाइम्स उन क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बाय कंबाइनिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। ठीक है, तो मैं आपके साथ में
एक दो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेता हूँ, हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है उसमें बेटर ये रहेगा कि मैं आपके साथ में एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँ rather than starting the next topic. ठीक है, एंड आप लोग बताना if you are able to understand those questions and based on that आंसर कर पा रहे हो क्या. ठीक है, so let me bring in the first one. एक मिनट देना मुझे. अरे कहाँ गया. Just give me 1 minute. Alright. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है. ट्राई करो. बॉटल में नहीं बॉटल है नहीं बॉटल में नहीं भर के और नहीं रखते वो काम में आता हमारे से ले आई थिंक आपका सही है आशुतोष. ये वी हीरो कौन है? भैया तुम्हारा नाम नहीं है क्या, या मम्मी पापा ने वी रखा है? अब
अपना नेम करेक्ट करो यहाँ पर। थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं आप लोगों को। दो स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू डू दिस कैलकुलेशन, द हिंट वुड बी टू नीटली अंडरस्टैंड कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट हिंट ओवर हेयर। यहाँ पर आप नोटिस करोगे दो केसेस हैं। एक तरफ मेटल ए है, ठीक है, इस पर फोटोन स्ट्राइक कर रहा है 4.25 EV का, एंड इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं ऑफ काइनेटिक एनर्जी TA एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। नाउ वैसे तो पूछा हुआ नहीं है, बट आपको इतना रिलेशनशिप तो आता ही है दैट लैम्डा ए विल बी √150 अपॉन TA, ठीक है। पूछा हुआ नहीं है बट पढ़ा हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप, तो एक जगह लिख लेते हैं, हो सकता है काम आ जाए। ऐसे ही दूसरी तरफ पर भी एक मेटल है, मेटल बी, जिस पर एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है ऑफ एनर्जी 4.2 EV, एंड यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं विथ काइनेटिक एनर्जी TB एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बी, राइट। यहाँ पर भी आई वुड नो दैट लैम्डा बी इज इक्वल टू √150 अपॉन TB, है कि नहीं? अच्छा, और क्या क्या रिलेशनशिप दिए हुए हैं इसमें? एक रिलेशनशिप दिया हुआ है दैट TB इज इक्वल टू TA माइनस 1.5, ठीक है, लिख लेते हैं। TB इज इक्वल टू TA माइनस 1.5, ठीक है। एंड एक और रिलेशनशिप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा ए, ठीक है। और कोई रिलेशनशिप निकालना आ पाएगा आपको? इज देयर सम कॉन्सेप्ट दैट यू माइट हैव नॉट यूज्ड येट, सम रिलेशनशिप बिटवीन? ये एनर्जी ऑफ फोटोन तो मैंने यूज ही नहीं करे ना, इनको यूज करते कोई इक्वेशन बना पाओगे? तो आपको शायद स्ट्राइक कर जाए कि अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो इक्वेशन होगी ना यहाँ पर, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी 4.25 इज इक्वल टू 5A प्लस TA, ठीक है, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। एंड सिमिलरली यहाँ पर 4.2 इज इक्वल टू 5B प्लस TB, ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। सो आपने अच्छे से लिख लिया। कितने वेरिएबल हैं? 6 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, 5A TA लैम्डा A, एंड 6 इक्वेशंस आपने क्रिएट कर लिए। 5A TA लैम्डा A, 5B TB लैम्डा B। तो ये आप सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है वो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। दैट इज मैथ दैट यू विल हैव टू फिगर आउट, which you have been doing since a long time. I don't need to actually do each and every step for you. I think you should be able to figure this out. ठीक है, समझ में आया कैसे करना था ये क्वेश्चन? What was the key learning from this question? Key learning क्या था? That you can come across questions like this. This is a kind of question which becomes an important revision question because it includes multiple concepts
टुगेदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ मर्ज हो गए इस क्वेश्चन में, एंड साथ ही साथ में डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया दो अलग अलग केसेस प्रेजेंट करके, एक मेटल ए का एक मेटल बी का. सो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब इसको फिगर आउट कैसे करा जाएगा? यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन इन अ नीट मैनर. लाइक आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है. वेरिएबल्स अगर लिखने हैं तो वेरिएबल्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. आपने ये नोटिस करा होगा, ये क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तब मैं वेरिएबल्स लेते जा रहा था जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन में दिए जा रहे थे. लाइक टी ए लैम्डा ए तो क्वेश्चन में दे दिए थे, ठीक है. फाई ए फाई बी भी मैंने लिख लिए. क्यों? क्योंकि ऑप्शन में पढ़ा ना कि ऑप्शन में पूछ रहे हैं. तो वेरिएबल लिखने में कोई कंजूसी मत करो, लिखो. देन उसके बाद में आप फिगर आउट करते जाओगे कि कैसे मैं इक्वेशंस क्रिएट करूं टू सॉल्व दोज वेरिएबल्स. एंड वो कैसा है, बार बार क्वेश्चन रीड करके स्ट्राइक होगा, क्या डेटा यूज कर लिया, क्या नहीं यूज करा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो गया, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, उससे क्या इक्वेशन बनेगी. एंड ये बैक एंड फोर्थ आपको क्वेश्चन के साथ में करना पड़ेगा. देन ओनली दिस विल स्ट्राइक, ठीक है. अदरवाइज इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप इतना इजीली कर लोगे. आई एम रियली ग्लैड दैट क्लास में ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने आंसर कर दिया करेक्टली, ठीक है. इट्स अ गुड थिंग. मतलब एक आध भी कर देता तो भी बड़ी बात होती, बिकॉज इट वॉज अ जेन्युइनली डिफिकल्ट क्वेश्चन टू वर्क विद, ठीक है. तो आज के लिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस समझ में आया, उसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है. बेस्ड ऑन दिस मैं अब आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है. वो आप ट्राई करना. नेक्स्ट क्लास में वो होमवर्क डिस्कस करूंगा, एज वेल एज आपको मैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी समझा दूंगा, ठीक है. एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम, दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है. डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट आंसर, मतलब दैट इज द आंसर, दैट इज द इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है. वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. चलो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है? बोलो आशुतोष. सर वो जो बोर का स्ट्रक्चर था सिंगल स्पेसिस के लिए, तो वो सिर्फ लिथियम तक ही है कि उसके बाद भी है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पीशीज के लिए बोर्स मॉडल इजंट एक्यूरेट, इट फेसेस ड्रॉबैक. अगर कार्बन वगैरह लिया तो उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करके हो सकता है? हाँ, मतलब आप कार्बन नहीं बोलोगे, फिर आप बोलोगे दैट आई हैव C5+ आयन. हाँ. तो उसमें आपने क्या करा, 6 में से 5 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया ना. यस सर. ठीक है, समझ में आया? यस सर. सर वैसे सोडियम वगैरह के लिए भी कर सकते हैं? बट सोडियम के लिए देखो, सोडियम का जो एटम होगा, ठीक है, सोडियम का जो इंडिविजुअल एटम है उसके अंदर तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो Yes. इस पर एज इट इज बोर मॉडल अप्लाई नहीं होगा. अब आप बोलोगे दैट हाइपोथेटिकली आई हैव Na10+ आयन और उस पर मुझे बोर्स मॉडल कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है. क्योंकि मेरे लिए जस्ट Z का वैल्यू चेंज करना हो गया ना. यस सर. ठीक है, बाकी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के सारे डिस्कशन वैलिड रहेंगे ही सही. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलो, ऑल राइट देन.
आज का डिस्कशन फिर यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, होमवर्क भी शेयर कर दूंगा, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।